नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वायसराय गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने का अपने तरीका बदलिए, अपने पढ़ने का अंदाज़ बदलिए, अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए पढ़ने का। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ठीक से वीडियो देख भी नहीं रहे हैं और उसको पूरा जो है समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस क्वारंटाइन का सही से इस्तेमाल कीजिए। घर में बंद हैं, जहाँ भी बंद हैं उसका सही इस्तेमाल कीजिए। जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे आपको ऐसा लगता है कि इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जैसे ही सामान्य स्थितियाँ होंगी, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और एकाएक जब पेपर आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा कहना मानिए और समझिए अपने बात को। अगर नौकरी पाना है तो पढ़िए, और नहीं तो जय जय सीताराम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हैं वैसे मस्त रहिए। चलिए आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, इसको मैंने मिटाया नहीं है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। असहयोग आंदोलन की चर्चा कर रहे थे हम लोग, खिलाफत आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। और अगले जो हमारे लॉर्ड रीडिंग, जो वायसराय गवर्नर जनरल हैं, 1921 से 26 इनका कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तो मैं कुछ मुख्य घटनाओं पे ही चर्चा आपके कर रहा हूँ। 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर, इनका नाम सभी जानते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पे की? कलकत्ता में। कलकत्ता में विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की रविंद्रनाथ टैगोर। इनको पीछे में लिखवा चुका हूँ कि इनकी किताब पे, गीतांजलि पे, इनको 1913 में जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। 1923 में, ये भी फैक्ट मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ, 1923 में ICS, आज के लिए जो सिविल सर्विस है उसकी परीक्षा, ICS परीक्षा पहली बार भारत में यानी इलाहाबाद में कराई गई। इलाहाबाद में कराई गई, पहली बार भारत में हो रही है ये परीक्षा। इससे पहले जो है वो सिर्फ लंदन में होती थी, पहली बार भारत में कराई गई। ठीक इसी समय एक बहुत ही बेहतरीन और कांग्रेस के विकल्प के रूप में पार्टी उभरी। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी, इसके मेन जो थे लीडर जिन्होंने इसकी स्थापना की, चित्तरंजन दास, ये कलकत्ता के थे। और अपने यूपी से मोतीलाल नेहरू। गांधी जी से विवाद होने के कारण ये लोग कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी का निर्माण किए। और ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये था, दोनों लोगों में झगड़ा इसलिए हुआ, दोनों लोगों में झगड़े का कारण ये था कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम लोग चुनाव लड़ें और नेताओं की तरह से अंग्रेज़ों के तरीके से भ्रष्ट बन जाएं। इस कांग्रेस का मानना था कि हम बाहर से रह करके ही आंदोलन करेंगे, जबकि स्वराजियों का मानना था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और असेंबली में जा करके ब्रिटिश सरकार की धज्जियां उड़ाएंगे। हम बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। इस उद्देश्य से इस पार्टी की स्थापना की गई थी, स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना इलाहाबाद में ही की गई। मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको थोड़ा सा जल्दी से मिटा देता हूँ, आप लोग लिख नहीं पाते हो, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाओ। मेरे पास टाइम का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो ऊपर वाली लाइन में मिटा रहा हूँ। 23 में ये हुआ। 24 में मैं आपको पहले ही बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1920 में ताशकंद में हुई थी मानवेंद्रनाथ राय के द्वारा। लेकिन ये बाहर, भारत के बाहर था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे था। लेकिन भारत में 1924 में कानपुर में सत्यभक्त ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। ये भारत में स्थापित होने वाला पहला साम्यवादी दल था, पार्टी थी, जिसकी स्थापना कानपुर में की गई और सत्यभक्त ने की। कई बार पूछ चुका है कि भारतीय साम्यवादी दल, जो आपसे पहले मैंने आपको बताया था, उसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नाम में अंतर है, दोनों का अर्थ एक ही है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। तो ये साम्यवादी दल के नाम से बना था और कम्युनिस्ट दल के नाम से बना था, इन दोनों में अंतर है।
नीचे भी मिटा देता हूँ। इसके अलावा इस समय एक बहुत पूर्ण घटना घटी 9 अगस्त 1925 को, जिसको आप सभी लोग जानते हो, काकोरी कांड इसको कहा जाता है। क्या था ये काकोरी कांड? काकोरी कांड एक ट्रेन डकैती थी जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना, पैसा, बारूद वगैरह सब जा रहा था और हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, नाम आप लोग जानते हैं। पंडित पहले जो सबसे महत्वपूर्ण थे इनके चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित शुक्ल, राम प्रसाद शुक्ल, पूरा नाम लिख लीजिए, राम प्रसाद शुक्ल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र सिंह। छोड़िए, 3 नाम महत्वपूर्ण है, ये तीनों नाम पूछते हैं, ये जो इस घटना से जुड़े हुए थे। ये एक ट्रेन डकैती थी, याद रखिएगा, पूछ देगा काकोरी कांड का संबंध है ट्रेन डकैती से। ट्रेन डकैती से इसका संबंध है और इसको काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। तो इस तरीके से इनके काल की मुख्य घटनाएं यही रही हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा है। और कल मैंने ही आपको पहले ही बता दिया था कि इन्हीं के काल में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। कब हुआ था असहयोग आंदोलन समाप्त? क्यों हुआ था? ये 12 फरवरी 22 को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 22 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ये चौरी चौरा कांड क्या है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। भीड़ ने, ये गोरखपुर का हिस्सा है, ये हिस्सा जो है गोरखपुर में पड़ता है, चौरी चौरा। इसके नाम से आज एक रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ पर एक थाने पर हमला करके, स्थानीय जनता ने थाने पर हमला करके 21 सिपाहियों, दरोगा सहित सबको जिंदा जला दिया था। तो ये यहाँ का एक बहुत बड़ा उस समय उग्र आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, और भीड़ जो है हिंसात्मक हो रही थी। और गांधी जी का विश्वास ये था कि हम अहिंसा से इस युद्ध को नहीं जीत सकते और हमें हिंसा को किसी भी तरीके से नहीं अपनाना है और अहिंसा की तरह से लड़ना। लेकिन ये भीड़ यहाँ हिंसक हो गई और इतने बड़े जघन्य कांड को अंजाम दे दिया और पुलिस वालों को जला डाली। गांधी जी समझ गए कि यह ब्रिटिश सरकार इसका प्रतिशोध बहुत बुरी तरीके से लेने वाली है, इसलिए उन्होंने जो है 12 फरवरी को इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये स्थगित होने का कार्य जो है वो रीडिंग के समय ही हुआ। शुरू तो हुआ था दूसरे के टाइम, चेम्सफोर्ड के समय, लेकिन ख़त्म हुआ रीडिंग के समय। और खिलाफत आंदोलन भी इसी समय समाप्त हुआ, मैंने आपको बताया था। वो 1921 में ही समाप्त हो गए। ये समाप्त इसलिए हो गया कि तुर्की के सुल्तान ने खुद ही खलीफा का पद त्याग दिया, जिसके लिए पूरे विश्व के मुसलमान लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से। उसने खुद ही दबाव में आकर के खलीफा का पद समाप्त कर दिया और इस तरीके से ये आंदोलन समाप्त हो गया 21 में ही। और इन दोनों लोगों की जोड़ी जो मिल करके ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रही थी भारत में, ये दोनों लोग भी अलग हो गए। कि आप देख रहे हैं कि ये 22 में समाप्त हो रहा है, जबकि मिल कर लड़ रहे थे, और ये 21 में ही समाप्त हो गया, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो गया, उसका उद्देश्य अधूरा रह गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें, घटनाएँ घटी। अब अगले जो है हमारे वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन हैं। लॉर्ड इरविन हैं, अगले गवर्नर जनरल के रूप में उपस्थित हैं आपके सामने। इनके काल में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलेगा आपको। सबसे पहले जिसकी वजह से सबसे बड़ा बवाल पैदा हुआ उसको कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की घोषणा की गई। साइमन कमीशन क्या था? सर जॉन साइमन इनका पूरा नाम था, सर जॉन साइमन। 1919 का एक्ट लागू करते वक्त ये भारत उसमें निहित था कि 10 वर्षों बाद समीक्षा की जाएगी कि जो एक्ट 1919 में लाया गया था उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसमें क्या दोष हैं, ताकि अगली जो
अगली जो एक्ट लाया जाए उसमें उन चीज़ों को सुधार किया जाए, भारतीयों को और सुविधाएं दी जाएं, न दी जाएं, क्या किया जाए, इस संबंध में जांच के लिए साइमन कमीशन बैठाया गया था। साइमन कमीशन बैठाने पर भारत में एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। यहाँ पे कांग्रेस में अब तक नरम दल और गरम दल 2 दल बन चुके थे। कांग्रेस में नरम दल, गरम दल, तो ये नरम दल और गरम दल अपने अपने तरीके से इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और उसमें बारी बारी से हम पहले गरम दल के बारे में चर्चा करते हैं कि गरम दल के नेता कौन थे। जैसे कि आप जानते हैं लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, यशपाल, राजगुरु, सुखदेव, ये गरम दलीय नेता थे और क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते थे। इनका एजेंडा कुछ और था। ये सीधा सीधा ये चाहते थे कि साइमन कमीशन, इन्होंने नारा दिया गो बैक साइमन कमीशन, तुम वापस जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी व्यवस्था है, हमें संभालने दो। तो ये सीधा सीधा गो बैक साइमन का नारा लगाते थे, गो बैक साइमन। और इनका जो विरोध करने का तरीका था बिल्कुल अलग था जो नरम दल के नेता थे उनकी तुलना में। तो ये जो थे, आप इसको नोट कर लें, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ। 1828 में जब ये साइमन कमीशन भारत आया, मार्च में साइमन कमीशन भारत आ गया, तो लाहौर में प्रदर्शन चल रहा था जिसमें लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। और उस समय लाठी चार्ज में ये बुरी तरीके से घायल हो गए और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर को 1828 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कौन मर गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 30 अक्टूबर 1928 को। इनकी मृत्यु ने इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से हिला दिया और ये अब किसी भी तरीके से इस चीज़ का बदला लेने का प्रयास करने लगे। तो कैसे बदला लिया इन लोगों ने? वहाँ का जो कमिश्नर था सैंडर्स, 17 दिसंबर 1928 को इन लोगों ने, जिनका नाम मैंने अभी आपको नीचे लिखवाया है, सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या कहाँ हो गई? लाहौर के रेलवे स्टेशन पर इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। और इस तरीके से ब्रिटिश सरकार को एक और मौका दे दिया कि किस तरीके से भारतीयों को कुचला जाए, दमन चक्र चलाया जाए। इन लोगों की खोज में ब्रिटिश सरकार ने रातों दिनों एक कर दिया। कितने निर्दोष लोगों को पकड़ के ले जाया गया, पूछा गया, जांचा गया कि कहाँ पे हैं, बताओ। निर्दोष लोगों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा था। इन परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को ध्यान में रख करके कि निर्दोष जनता बेवजह हम लोगों की वजह से मारी जा रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाद में इन लोगों ने 8 अप्रैल 1929 को किसने? भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, यह आप सभी जानते हैं। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। सेंट्रल असेंबली में इन लोगों ने बम फेंक दिया 8 अप्रैल 1929 को। इनका उद्देश्य था, चाहते तो सीधा सीधा गिरफ्तार हो जाते, लेकिन ये इस तरीके से सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे, बल्कि कोई मैसेज देना चाहते थे ब्रिटिश सरकार को। और उन लोगों ने बम के साथ पर्चे फेंके। उन पर्चों पे लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए तेज़ आवाज़ की ज़रूरत होती है। ये बम उन लोगों ने वैसी जगह फेंका जहाँ पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली स्थान था, ताकि कोई घायल ना हो जाए। और पर्चों पे साफ साफ लिख के भेजा था कि बहरों को सुनाने के लिए तेज़ आवाज़ की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम लोगों ने धमाके किए हैं। तो इस तरीके से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दोनों लोग गिरफ्तार हो गए और इन लोगों को लाहौर जेल में बंद कर दिया गया।
कहाँ पे? लाहौर जेल में। उसी समय 1829 में ही मई के महीने में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जतिन दास। जतिन दास भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और 64 दिन भूख हड़ताल किए। ये आज़ाद भारत में या किसी भी समय में सबसे लंबी भूख हड़ताल मानी जाती है। और इस भूख हड़ताल के दरमियान ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन पानी, अन्न जल, किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं किया। ये इनकी खास बात है। कई बार पूछता है कि ऐसा वो कौन सा क्रांतिकारी था जो 64 दिन बिना भूख प्यास के और अपने प्राण त्याग दिए, तो वही जतिन दास थे। ये 29 की बात है, 28 की नहीं, सॉरी। इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन भोजन ग्रहण नहीं किया, ब्रिटिश सरकार का पानी नहीं पिया। ब्रिटिश सरकार कई तरीके से कोशिश करती रही, लेकिन इन्होंने कोई भी चीज़ को ग्रहण नहीं किया, तो इनकी मृत्यु हो गई। और इन लोगों पर बाकी जो लोग बचे थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला गया। आपसे पूछ सकता है कि भगत सिंह को किस कांड में फांसी दी गई, तो भगत सिंह को फांसी इस कांड में नहीं दी गई कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, बल्कि उनको फांसी इसलिए दी गई कि उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी लाहौर में। तो लाहौर षड्यंत्र, उसको ऐसे कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह को फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह को फांसी देने का कारण बना, ना कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का। तो इनको फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। किस किस को फांसी दी गई? लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई है। लाहौर के सेंट्रल जेल में किस किस को? भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को। इन 3 लोगों को, इन लोगों की फांसी की डेट बताई गई थी 24 मार्च, लेकिन एक रात पहले ही इन लोगों को फांसी दे दी गई, इस वजह से ताकि जनता वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा ना हो जाए और कोई दूसरा तमाशा ना हो जाए, कोई दूसरा तमाशा। तो इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई एक दिन पहले ही, 24 के बजाय 23 मार्च को इन लोगों को फांसी दे दी गई। इस तरीके से गरम दल ने अपना योगदान दिया साइमन कमीशन में, भारत विरोध में। साइमन तुम बैक जाओ, वापस चले जाओ, इस तरीके से इनकी फांसी से क्रांतिकारी गतिविधियों की रीढ़ टूट गई। हालांकि अभी चंद्रशेखर आज़ाद बचे हुए थे और बहुत सारे लोग बचे हुए थे, लेकिन जो मुख्य लोग थे वो सबको फांसी दे दी गई, या मार दिए गए, या फिर आजीवन कारावास, काला पानी की सज़ा दे दी गई। अब तो ये थी गरम दल की बात। नरम दल क्या कर रहा था और किस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, ये आप समझिए। जब बताया मैंने आपको कि 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा और 28 में उसका भारत आगमन हुआ, तो पूरे भारत में विरोध हो रहा था। तो भारत सचिव लॉर्ड बर्केन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि अगर तुम लोग अपना संविधान बना सकते हो तो बना के दिखाओ। तुमको लगता है कि हम संविधान अपना बना सकते हैं, तुम भारतवासी सब एक हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो, तो संविधान तो अपना बना के दिखाओ। तो इस चीज़ को नरम दल ने बिल्कुल इस चुनौती को स्वीकार किया और 1928 में नेहरू कमेटी का गठन किया गया। नेहरू कमेटी, इसमें 9 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए इसको नेहरू कमेटी भी कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू। तो इस तरीके से बर्किनहेड के चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारत की जनता ने, भारत के नेताओं ने एक अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये संविधान बनाना उनका विफल हो गया जब जिन्ना ने कहा कि इस संविधान को मैं नहीं मानता हूं और मुझे इन चीज़ों पे ऐतराज़ है। उन्होंने अपना अलग संविधान पेश कर दिया। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रयास था कि हम अपना संविधान खुद बनाए, खुद ही यहाँ के लोगों ने ही उसको निष्फल कर दिया, खास करके जिन्ना ने उसको निष्फल कर दिया। इस तरीके से ये चीज़ ख़त्म हो गई और फिर भारत के लोग ही आपस में, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ बैठे। कोई अंग्रेज़ों के पक्ष से हो गया, कोई भारतीयों के पक्ष से हो गया। तो आगे की प्रक्रिया फिर कैसे बढ़ती है, इस तरीके से आंदोलन बढ़ता रहा, विरोध होता रहा उसका। और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन हुआ।
कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर रावी नदी के तट पे है, रावी नदी। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जिसमें डिसाइड किया गया, इस कांग्रेस के अध्यक्ष जो है स्पेशली गांधी जी चुने गए थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं बनूंगा, अब किसी युवा को जिम्मेदारी संभालनी होगी। इस तरीके से इस कांग्रेस के अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें प्रस्ताव पारित किया कि भारत के लोग अब पूर्ण स्वराज चाहते हैं, पूरी तरीके से आज़ादी चाहते हैं, ना कि जैसे आपको नेहरू कमेटी के मैंने बारे में बताया, तो नेहरू कमेटी कहती है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट की मांग कर रही थी नेहरू कमेटी, यानी अधिराज्य, यानी कि मोटा मोटी चीज़ें आप संभालो और छोटी मोटी चीज़ें हम संभालें, ये नेहरू कमेटी कहती थी। लेकिन इस कमेटी की बातों को जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो नेहरू ने कहा कि अब पूर्ण अधिराज नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। इस कमेटी ने डिसाइड कर दिया कि अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेट हमें चाहिए अब। तो 29 नवंबर को डिसाइड हो गया। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का डिसाइड हुआ, जिनमें से सबसे मुख्य है, इस कांग्रेस में ये डिसाइड किया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस। बाद में ये 26 जनवरी आपके जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, लेकिन आज़ादी के समय तक इसे पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में हर साल मनाया जाने लगा। और वो पहला साल था 1930, यानी 1930 से लेकर के और 1948 तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये इसी दिन डिसाइड किया गया और साथ में ये डिसाइड कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि आगे की रणनीति क्या होगी, इसका नेतृत्व या लीड गांधी जी करेंगे। कैसे रणनीति बनानी है, आगे का आंदोलन कैसे करना है, क्योंकि कोई भी ब्रिटिश सरकार भारतीयों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से आगे की रणनीति बनाने के लिए गांधी जी को नेतृत्व सौंप दिया गया। गांधी जी को नेतृत्व देने के बाद गांधी जी ने उस समय के जो गवर्नर साहब थे इरविन, इनसे कई बार बातें की और अपनी 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की इरविन के सामने, लेकिन इरविन ने इन्हें कोई मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं सुनी। अब कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय आंदोलन के। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन का जन्म होता है। आप सभी उस आंदोलन के बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक आपकी बात नहीं मानेंगे, ये आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला। एक तरीके से आप कहिए तो ये आंदोलन करीब करीब देख रहे हैं 1 साल तक चला है। और इस आंदोलन का जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था गांधी जी द्वारा किया गया दांडी मार्च, यानी नमक कर आंदोलन। दांडी मार्च, नमक कर आंदोलन, इसको कई नामों से जाना जाता है। ये ऐसा आंदोलन था कि ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दिया उसने। ब्रिटिश साम्राज्य को समझ में आ गया कि भारत में वाकई में एकता आ गई है। उनको थोड़ी देर के लिए ये लगा कि जब जिन्ना और नेहरू में विवाद हुआ तो लगा कि भारतीय अभी मूर्ख हैं, इनको जितना हो सके फूट डालो और राज करो और करते रहो। लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी। दांडी मार्च एक पैदल मार्च था जो गांधी जी के द्वारा उनके 78 अनुयायियों के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया ये आंदोलन 12 मार्च को शुरू किया गया। इसी डेट से आप देख रहे हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल इतना बीच, यानी कि 26 दिन 26 दिन तक लगातार गांधी जी आंदोलन मतलब पैदल यात्रा किए। कई किलोमीटर की यात्रा किए, 241 मील की यात्रा लगातार की 26 दिन में की। कहाँ से कहाँ तक की? दांडी, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम गांधी जी जहाँ पे ठहरते थे, आश्रम से दांडी तक
दांडी कहाँ है? ये भी गुजरात में है। गुजरात का ये दोनों, अहमदाबाद भी गुजरात में है, दांडी ये साबरमती अहमदाबाद ज़िले में था और दांडी जो है वो नवसारी ज़िले में था। यह आंदोलन इतना व्यापक था कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ क्षेत्र था नमक बनाने का, आप जानते हैं नमक कहाँ बन सकता है, सर्वाधिक मात्रा में नमक समंदर के किनारे बनाया जाता है। जितने भी तटीय एरिया थे, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सारे जगहों पे नमक कर का आंदोलन चलाया गया। नेताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें अपनी गिरफ्तारियां दी और जहां पे इस तरह की सुविधा नहीं थी वहां पे लगान न देने का अभियान और अन्य चौकीदारी अभियान, जमींदारों को कर न देने का अभियान, तरह तरह के आंदोलन, मतलब आंदोलन चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहे थे। लेकिन समुद्र के किनारे नमक वाले आंदोलन और समुद्र के भीतर वाला जो एरिया था उसमें विभिन्न तरह के बनकर आंदोलन, लगान न देने का आंदोलन, इस तरह के आंदोलन चल रहे थे। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के चूल्हे हिला दी। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था। इसमें पूछता है दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक था? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर नवसारी के दांडी जिले तक था। कब से कब तक चला, कितने दिन चला, कितना मील चला गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। डिटेल में अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च को ख़त्म होता है। तब ये ख़त्म होता है ये मार्च जब गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है आपके 5 मार्च 1931 को। यही इसी डेट पे होता है और इस डेट के तहत यह तय किया जाता है कि अब यह आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। उसके बदले में गांधी जी भी अपने कुछ शर्तें रखते हैं। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसके लिए गांधी जी की आलोचना की जाती है कि वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए बात नहीं कर पाए, उनको बचा नहीं पाए। इसके लिए जब अगले साल जब 1931 में करीबन जुलाई में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची में, तो वहाँ गांधी जी के खिलाफ काले झंडे दिखाए गए कि आपने भगत सिंह को मरने के लिए छोड़ दिया, आपने भगत सिंह को बचाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया और उन लोगों को फांसी हो गई। तो इस तरीके से फिर भी एक बहुत बड़ा समझौता था। पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य झुका था और एक भारतीय को अपने समकक्ष बैठा करके उसको सम्मान दिया, उससे बात करने का प्रयास किया, वरना इससे पहले जितनी भी बातें करने के प्रयास हुए कोई बात कंप्लीट नहीं हो पाई। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण घटना थी इस समय की, जो इस समय किया गया। ये सब नरम दलीय लोग कर रहे हैं। एक बात मैं आपको साफ साफ पहले बता दूं, गरम दल जो के लोग क्या किए वो मैं आपको लिखवा चुका हूं अभी इससे पहले ही। इसी दरमियान एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसको कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। मैं यहाँ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 31, इतना लंबा ये गोलमेज सम्मेलन चला। इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब किया गया। तो ये देख रहे हैं कि 30 और 31 दोनों सनों में है। कहाँ हुआ? स्थान सेंट जेम्स पैलेस, ये लंदन में है। वहाँ का सम्राट कौन था इस टाइम? ब्रिटेन का जॉर्ज पंचम सम्राट था। अध्यक्ष कौन था इसका? वहाँ का पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तारीख, स्थान कहाँ पे हुआ, सम्राट कौन था उस टाइम और उस समय अध्यक्ष कौन था इस गोलमेज सम्मेलन का। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और इस तरीके से इनका कार्यकाल लगभग कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे वाले जनरल, एक वीडियो और बची हुई है गवर्नर जनरलों की। मुझे लगता है आप लोग तंग आ गए हैं गवर्नर जनरल पढ़ करके, क्योंकि इनके नाम थोड़ा सा उल्टा सीधा है, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप सबों को याद हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।